राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित गुजरेंगे जहाज और तनाव खत्म होने के बाद सुरक्षा भी देंगे, इमानुएल मैक्रों की तरफ से ये पक्ष रखा गया है। और आपको बता दें, इस बीच फ्रांस, जिसको लेकर जानकारी मिली थी बीते दिनों जब आह्वान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि तमाम देश जिनके जहाज फंसे हैं वो हॉर्मुज की तरफ कूच करें, हॉर्मुज की तरफ अपने युद्धपोतों को भेजें, लेकिन इसके बीच फ्रांस का पहले बयान सामने आया कि इस जंग में कोई हस्तक्षेप फ्रांस का नहीं रहेगा, सिर्फ सुरक्षा का जो जिम्मा है वो फ्रांस संभालेगा। जंग के बीच एक और ये बयान जिसमें राष्ट्रपति का बयान सीधे सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित जहाज गुजरेंगे, तनाव खत्म होने के बाद सुरक्षा भी दिया जाएगा। और ये इमानुएल मैक्रों का पक्ष इस बीच बेहद अहम हो जाता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो जहाज इस वक्त हैं और खास तौर पर ईरानी प्रतिबंध जिसको लेकर के लगातार जिक्र हो रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बयान सामने आना और जहाजों को सुरक्षित करने को लेकर जो उनका पक्ष है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी तस्वीर जो है वो रखी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में 21 दिन से जंग लगातार जारी है। ईरान ने मिसाइलों की जो खेप है वो यहां पर एक बार फिर से दागी है और बताया जा रहा है 5 सुपर हेवी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। ये 66 सीरीज जो यहां से लॉन्च की गई, अमेरिका का इस बीच यू टर्न और इन तमाम नीतियों में बदलाव, प्रेशर नीति जो लगाई जा रही थी अमेरिका द्वारा, उस हाई मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ जो प्रेशर की रणनीति के तौर पर एक बदलाव यहां पर अब किया गया है। और सीधे तौर पर अब इन नीतियों में बदलाव क्या दिखाता है, 5 सुपर हेवी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए मिडिल ईस्ट में 21वें दिन भी ये जंग जो है भीषण रूप लेते हुए नजर आ रही है। और ईरान ने मिसाइलों की एक दफा फिर से ये जो खेप खोली है, इसके जरिए किस तरीके का विध्वंस जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। और ये 66 सीरीज लॉन्च कर दी है इन मिसाइलों की, जिसके जरिए बताया जा रहा है कि ईरान लगातार काउंटर कर रहा है और 5 सुपर हेवी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल इस दौरान किया गया। साथ ही आपको बता दें, एक तरफ अर्थव्यवस्था, एक तरफ ग्लोबल कूटनीति, इन तमाम पहलुओं को देखा जाए, एक धागे में पिरोया जाए तो इस वक्त वैश्विक मंच पर सिर्फ और सिर्फ तेल का खेल नजर आता है। और दुनिया में इस वक्त भूचाल इस वक्त नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑयल्स को लेकर जिस तरीके से जो हड़कंप है वो नजर आ रहा है। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, उनसे जानकारियां ले लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि इस वक्त स्थिति जो है, अमेरिका का पक्ष क्या कह रहा है, ईरान का पक्ष क्या कह रहा है। मल्लिका पांडे जी हमारे साथ कनेक्ट है और यूके देवनाथ सर इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल यूके देवनाथ सर आप ही से, 5 सुपर हेवी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईरान 66 सीरीज लॉन्च कर चुका है मिसाइलों की और ये कहा जा रहा है रिटेलिएशन पावर और उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है। लेकिन तेल का खेल तो अभी भी जारी है। तेल के लिए अमेरिका जब चाहे आगे प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हैं, जब चाहे डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले लेते हैं, इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात है कि तेल के खेल में अमेरिका ने एक विस्फोटक बयान दे दिया है कि शायद वो ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर जो उन्होंने एक आर्थिक प्रतिबंध लगाया था, ट्रेड सैंक्शन लगाया था कि ईरान दुनिया के देशों को कच्चा तेल नहीं बेच सकता, शायद अमेरिका इस आर्थिक प्रतिबंध को ईरान से उठाने की कोशिश करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये दिखा रहा है कि अमेरिका डर गया है कच्चे तेल के ऊंचे भाव से। अमेरिका इंडस्ट्री हिलने लगी है कच्चे तेल के ऊंचे भाव से। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के जो साथी दोस्त हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देश, ये जो दबाव बनाए या दबाव बनाए वो तो हम देख ही रहे थे। ईरान पर प्रेशर
बनाया ही जा रहा था। लेकिन मल्लिका जी, हम देखते हैं कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर इसका जो बड़ा असर नजर आ रहा है, और खास तौर पर अभी नीतियों में चेंजेस करना, और इस टाइम पर जब हम देख रहे हैं कि इस क्रूशल मौके पर ईरान भी कहीं से पीछे नहीं हट रहा है और वो भी घुटने नहीं टेक रहा है। अब ये नीतियों में बदलाव क्या डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है? क्या ये वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अंदर देश के भीतर भी, अमेरिका के भीतर भी उन्हें इसका रेपरकशन झेलना पड़ेगा? बिल्कुल। कल देखिए, मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक सर्वे पढ़ रही थी जो उन्होंने पिछले 3-4 दिन में किया है, तो उसमें अराउंड 47% जो लोग हैं वो डिसएग्री करते हैं कि ट्रम्प के इस वॉर को, ईरान वॉर को से अपोज कर रहे हैं। ट्रम्प का जो बेस है, अगर आप देखें तो उनके जोसेफ केंट करके काउंटर टेररिज्म के हेड थे, उन्होंने रिजाइन किया और रेजिग्नेशन लेटर में वो डालते हैं कि देखिए, मैं मागा का सपोर्टर था, मैं ट्रम्प का सपोर्टर था, बट इसराइल ने जो ये वॉर में हमें डाल दिया है, अमेरिका को डाल दिया है, और अमेरिका की कोई वॉर ही नहीं थी, ईरान से हमें कुछ लेना देना ही नहीं था, तब भी हमारे लोग वहां पर मौजूद हैं, तब भी हमारे ट्रूप्स वहां पर लड़ रहे हैं, तो इससे उन्होंने इतने बड़े पद से अपने इस्तीफा दे दिया। तो ट्रम्प की भी हम कैबिनेट में कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उनके वॉर सेक्रेटरी कुछ और बोलते हैं, उनके स्टेट सेक्रेटरी कुछ और बोलते हैं, उनके लोग रिजाइन कर रहे हैं, पेंटागन से उनको बैकलैश काफी मिल रहा है। तो देखिए, अलग अलग लोगों की इसमें ओवरऑल जो आ रहा है वो ये है कि देखिए, ट्रम्प को वापस से तो प्रेसिडेंट बनना नहीं है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो उनका लास्ट टर्म है, बट वो स्टेट्समैन से ज्यादा हमें दिख रहा है कि अब वो बिजनेसमैन ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे ही उनको लगा कि अच्छा, ये तो तेल ऑलमोस्ट कल मेरे ख्याल से $170 पर बैरल टच कर गया है, और ईरान का ये कहना था कि हम जब तक 200 नहीं टच करवाएंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को भी अपने आस पड़ोस से प्रेशर आ रहा है। तो जैसे यूके देवनाथ सर ने भी बोला कि इसकी वजह से ही ट्रम्प जो सैंक्शंस हैं ईरान में वो हटाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये समझने की जरूरत है कि ट्रम्प एट द एंड ऑफ द डे, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, जब अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, कल ही हमने देखा कि भारत के जितने भी बाजार में लोगों ने पैसा लगाया था, करीब करीब 12 लाख करोड़ डूब गया है पैसा कल भारत के में जितने बाजार में लगे थे। तो काफी हम देख रहे हैं कि निफ्टी में भी उछाल आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर में भी उछाल आ रहा है। ये सबको देखते हुए ट्रम्प को लग रहा है कि ठीक है, हम मार्केट को काम डाउन करना चाह रहे हैं ट्रम्प। तभी ट्रम्प ने, जो यूके देवनाथ सर ने अभी मेंशन किया, तभी वो बोल रहे हैं कि सैंक्शंस हटाए जाए ईरान में, और तेल का खेल जो वो बनाते हुए चल रहे थे, अब उसको काम डाउन करना चाह रहे हैं वो मार्केट को। बिल्कुल मल्लिका जी, और हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ आशीष साहे सर भी कनेक्ट है। पहला सवाल दीवान सर आप ही से चाहिए इसका जवाब। मिडिल ईस्ट में भीषण हम लोग देख रहे हैं इस वक्त विध्वंस जारी है। मिडिल ईस्ट का आगे आने वाला फ्यूचर क्या है? हम भविष्य में क्या देखेंगे? रुकेगा ये जंग, रुकेगी या नहीं रुकेगी? ये कहा जाए जिस तरीके से मिसाइलों की बौछार हो रही है वो रुकेगी कि नहीं, वो भी हम लोग ज़रा प्रश्न है इस पर। लेकिन तेल का खेल तो बदस्तूर जारी है। तेल के लिए कूटनीति भी, तेल के लिए वॉर भी, तेल के लिए विध्वंस भी, हर चीज़ हम देख रहे हैं। इस पूरी पिक्चर में तेल के खेल में सब कुछ जायज़ है। धन्यवाद। खाली तेल की बात नहीं है, आप देखिए सल्फर आता है दुनिया से, दुनिया भर का सल्फर वहां से आता है। अगर सल्फर नहीं आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनती। सल्फ्यूरिक एसिड ऐसी चीज है, हाँ, कोबाल्ट, कॉपर और कई मेटल्स, उनको प्यूरिफाई करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। जब ये मेटल्स नहीं होंगे तो आपकी एआई, आपकी इलेक्ट्रिक बैटरीज, आपकी चिप्स ये नहीं बनेगी। और दूसरी बात, ये जो गैस एलएनजी गैस है कतार से, उसका 90% ताइवान वहां कतार से लेता है गैस। और कल जो साउथ पास फील्ड पे अटैक किया है इजराइल ने, ट्रम्प तो कहते हैं मैं मालूम नहीं कर दिया इन्होंने। ये साउथ पास फील्ड ऐसा है, ये आधा ईरान में है, आधा कतार में है, पर्शियन गल्फ के मिडल में है ये। तो ये लार्जेस्ट भंडार है दुनिया का एलएनजी का, और एलएनजी से फैक्ट्रियां चलती हैं, हमारे यहाँ भी चलती है, ताइवान में चलती हैं, और पावर प्लांट चलते हैं। तो 90% एलएनजी जो है वो खपत होती है। ताइवान जो है चिप्स बनाता है, दुनिया की सबसे बड़ी चिप्स बनाने वाली कंपनी है TSMC ताइवान में, ताइवान सेमीकंडक्टर समथिंग लिमिटेड, जो भी है। तो उसमें क्या है, उसके अंदर चिप्स नहीं बनेगी, चिप सप्लाई 90% चिप्स दुनिया को सप्लाई ये यूटर्न क्या दिखा रहा है? यूटर्न क्या दिखा रहा है दीवान सर? ये एकदम से रणनीतियों में इस क्रूशल वक्त में आकर चेंजेस करना, क्या ये टेम्पररी है या परमानेंट है, या नीतिगत एक फैसला है? नहीं 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 नहीं, अभी तो
घोड़ा भाग चुका है, अभी अब दरवाजा मार रहे हैं, बोल्टिंग द क्लोजिंग द स्टेबल आफ्टर द हॉर्स हैज फ्लेड। राइट। दूध तो गिर चुका है और अभी आप फट चुका है। देखिए क्यों, तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। खबरें ये हैं, अभी तो 20वां दिन है, ठीक है। 20वें दिन पे जो ईरान अटैक करेगा इतना भारी, अमेरिका को भी लपेटेगा, इजराइल को लपेटेगा, कह रहे हैं वो। तो ये उनको, ये जो है बहुत खतरनाक होने वाला है। तो अभी इन बातों से कुछ होने का नहीं। तो क्या अगर मैं आपकी बातों का समअप निकालूं तो ये निकल रहा है कि कम से कम ईरान से अभी बौखलाए तो है अमेरिका और इसराइल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप जो पूछ रही हैं, मेरा आंकलन तो ये है, जिस टाइप से परसों से ये अटैक, ये युद्ध ने विकराल रूप लिया है, और ये आग है, जंगल की आग कैसे फैलती है, ठीक है। जैसे आप उत्तराखंड के हैं, कैसे फैलती है आग, उसको रोक नहीं सकता है, उस मोड में आ गई है। इसको अगर दिमाग भी ठीक चले ट्रम्प का, या लोगों को चुप रहो, ठंडा करो, पानी डालो, तब भी 1 महीने से पहले ये आग जो फैलती हुई आग है, ये फैलती हुई आग फैलना बंद नहीं करेगी। ठीक और है, इसका ठीक है। मतलब वॉर आशीष तो कम साय से सर, 2-3 महीने आशीष चलेगी। साय सर, साय सर मुझे ये बताइएगा कि एक राहत भरी खबर के तौर पर इसे माना जा रहा है, क्या इसे सच में राहत के तौर पर लिया जाए कि ये भी एक पार्ट है, कूटनीतिक पार्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, ये यू टर्न जो लिया है? ये तो राहत भरी खबर है। ऑयल प्राइसेस फ्लैटन हो रहे हैं और $100 से नीचे ट्रेड कर रहा था कल। आज भी जब क्रूड का लगातार अगर आप मॉनिटर करें तो फ्लैटन हो रहे हैं। वो ट्रम्प के कहने से हो रहे हैं या इनका अपना पूरा जो वेस्ट एशिया का सारा रेवेन्यू है ऑयल से आता है, तो किस तरह से बैक चैनल से कुछ हो रहा है, रियली नोबडी कैन टेल यू, बट फ्लैटनिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस आर गुड। एक मेजर पॉइंट जो हम आपके दर्शकों के लिए बताएं ऋतु, वो ये है कि सैंक्शंस को हटाना, ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद एक मेजर क्लॉज लगाया था कि अगर हम बातचीत के दौर पे लौटना चाहते हैं तो पहले हमारे सैंक्शंस हटाओ। तो ये जो यू टर्न है, ये सिर्फ एनर्जी प्राइसिंग या मिड टर्म या ट्रम्प नहीं है, एक बहुत मेजर स्टेप टुवर्ड्स कमिंग बैक ऑन द टेबल है। बिकॉज ऑफिशियली ईरान ने ये डिमांड करी थी कि अगर हमारे सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा तो हम बातचीत के टेबल पे अमेरिका के साथ लौटेंगे। तो ये उस पर्सपेक्टिव में एक बहुत मेजर स्टेप अमेरिका की तरफ से है कि हम सैंक्शंस हटाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इसका कोलैटरल इम्पैक्ट पड़ा है ऑयल प्राइसिंग पे, फ्लैटनिंग पे, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, एज मेजर एज बेंजामिन नेतन्याहू कमिंग बैक टू लाइट की ही इज देयर, एंड कल उन्होंने दिया था। लेकिन 2-3 और बड़े और मेजर बेंजामिन डेवलपमेंट्स नेतन्याहू की कड़ी तो हम पहले से ही कंगाल चुके हैं सर। पहले कहा जा रहा था कि ये अमेरिका चाहता ही नहीं था, इस बीच फंसना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये फंसा भी इसराइल की वजह से है। इसराइल ने जाकर पिन पॉइंट पर इंस्टिगेट किया है इन चीज़ों को, और इसराइल ने ही इस पूरी आग में और पेट्रोल डाला है, जल जाए मिडिल ईस्ट, ये बेंजामिन नेतन्याहू का इरादा है। बिल्कुल, बिकॉज जैसा कि सारे लोग डे वन से, क्या पिछले कई वर्षों से उनके लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है ऋतु। तो इनके लिए ये पेट्रोल डालना, लड़ते रहना, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते, जैसा कि उन्होंने कल अपने एड्रेस में बोला है कि अगर हम ये नहीं करते तो हम खत्म हो जाते। जो खमीनी रजीम थी वो क्या क्या मतलब करती, चलिए ठीक है, ये सब कयास लगाने वाली बात है, लेकिन ये फैक्ट है कि इसराइल को खत्म करने का तो एक ग्लोबल प्लॉट चलता ही रह रहा है। उनके लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है, तो उनके लिए अच्छा है कि उन्होंने, चलो मान लेते हैं कि उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया ट्रंप को, हालांकि ट्रंप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इस वॉर में आ जाना और इस वॉर का होना भी एक ग्लोबल पीस के लिए, मैं तो पर्सनली मानता हूं इट मे हैव वेरी हाई कॉस्ट, जिंदगियां लॉस हुई हैं, सोशल कॉस्ट एबनॉर्मल हुआ है, लेकिन लंबे रन में कुछ ना कुछ ऐसी ताकतों को डेफिनेटली कम किया जा सका है जिनसे आगे चल के ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस, फैक्शनल लड़ाइयां और कुछ रेसेस का खत्म हो अब जाना, ये एक सब सवाल major इस बीच ये खड़ा होता है कि इस बदलाव से या इस यू टर्न से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। मलिका जी, इसको मैं चाहूंगी आप जरा डिकोड कीजिएगा। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हैं, और एज हम लोग जो हम लोग देख रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से हुआ तो ईरान, अमेरिका, इसराइल तो इस पिक्चर में है ही, लेकिन दुनिया भर में असर क्या रहेगा? ऋतु जी, असर तो दिखना शुरू हो गया है। देखिए, पाकिस्तान में मैं कल देख रही थी कि 25% ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। आप चीन में देखिए तो 15% बढ़ चुके हैं। हर जगह आप देशों में देखिए तो बहुत ज्यादा कट कहीं ना कहीं हो रहा है। इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, जैसे सर ने भी बताया, ताइवान है, हर जगह हम ग्लोबल क्राइसिस कहीं ना कहीं देख रहे हैं।
तो ये केवल अर्थव्यवस्था में नहीं है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, और जो एक छवि थी, आप देखिए जो ये छवि खाड़ी देशों ने क्रिएट की थी, फाइनेंशियल हब थे यहाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, इतने सारे डाइवर्सिटी के लोग यहाँ रहते थे, कहीं ना कहीं इनकी जो छवि थी वो सेफ हेवन की थी। टैक्स नहीं था इन देशों में, तो सब हमने देखा था कि काफी माइग्रेशन, इनफैक्ट इंडिया से भी हम देखते थे कि काफी लोग दुबई में सेटल होने लग गए थे, काफी और अन्य देशों के भी लोग काफी प्रेफर करने लग गए थे। 250 से ऊपर कंपनीज यहाँ पर, फाइनेंस की कंपनीज आज के टाइम में यूएई में है, तो वो कहीं ना कहीं छवि अब बदलती जाएगी। हम देखेंगे, देखिए टूरिज्म बहुत कम हो गया है यूएई में कहीं ना कहीं, उसके बाद फाइनेंशियल जितने हब्स हैं, कंपनीज में वहां तो कहा बातचीत जाता कर है रही एक थी तरह कुछ लोगों से से। धन कुबेरों का अड्डा माना जाता था, लेकिन अब वहां पर भी अगर इस तरीके की तस्वीर नजर आती है तो निश्चित तौर पर लोग अपने आप को रोकते हैं वहां पे जाने से या वहां पर इन्वेस्ट करने से, इट्स बड़ी मात्रा में। और खास तौर पर ना भी अगर रोके तो फिलहाल की स्थिति में कहीं ना कहीं वो टेम्पररी ही रुके होंगे जरूर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।